तो आज हम यूनिट 3 का जो आईओ एंड इंटरप्ट है उसको देखेंगे। और बाकी के चारों टॉपिक में इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर करा चुका हूं और उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो हम डायरेक्ट आईओ एंड इंटरप्ट पे आते हैं। आईओ और इंटरप्ट क्या होता है इसको समझेंगे हम। तो सबसे पहले इनपुट, आउटपुट एंड इंटरप्ट। तो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट। किसी भी कार्य को या प्रोसेस को जब हम कंप्यूटर में कर रहे हैं या कंप्यूटर किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन कर रहा है और एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई इंटरप्शन या रुकावट आती है तो उसे हम बोलते हैं कि किसी चीज में खेद पैदा होना है, रुकावट या इंटरप्शन। इंटरप्शन किसी भी तरह से आ सकता है, किसी प्रोग्राम की वजह से आ सकता है, किसी हार्डवेयर प्रॉब्लम की वजह से आ सकता है या किसी और कारण से आ सकता है। तो अपन सबसे पहले समझेंगे इंटरप्ट क्या होता है। An interrupt is a signal generated either by the hardware और सॉफ्टवेयर। तो इंटरप्ट एक सिग्नल है जो कि या तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा या हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा। Whenever any interrupt occur, the control is transferred to OS। जब भी कोई इंटरप्ट या रुकावट आती है तो कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाता है एंड द OS डिसाइड विच एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड। यानी जैसे ही कोई रिकॉर्ड या खेद प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि उसको किस तरह से इंटरप्ट को हैंडल करना है। इंटरप्ट आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। तो इंटरप्ट को निम्न प्रकार बताया गया है। दो तरह के इंटरप्ट, जैसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, दिस अकर व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड अ सुपरवाइजर प्रोग्राम सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है लाइक MS ऑफिस, और अपने किसी सुपरवाइजर प्रोग्राम यानी अपन से बड़े प्रोग्राम से वो कॉल करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है। इन दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम में रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग सम स्पेशल कंडीशन लाइक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, और जब वो कंडीशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे कि ये इनपुट या आउटपुट प्रोसेसिंग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। तो इस तरह के इंटरप्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा और इस तरह के केस को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। फिर आता है हार्डवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेटेड आइदर बाय द एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस लाइक कीबोर्ड और इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट लाइक फ्रॉम प्रोसेसर और अदर इंटरनल डिवाइस। तो हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू जो इंटरप्ट आते हैं उसे हम हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। ये किसी बाहर की डिवाइस से आ सकता है, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, और ये कभी इंटरनल साइड से आएगा तो उसे बोलेंगे इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट। तो इंटरप्शन का मतलब समझ में आया आपको? किसी को प्रॉब्लम इंटरप्ट वर्ड से कोई दिक्कत किसी को? हेलो, एम आई ऑडिबल? नो सर। समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं आया इंटरप्ट ऑप्शन? हेलो? यस सर, थोड़ा बहुत आ गया। इंटरप्ट का मतलब समझ में आया? इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट होती है ना। तो दो तरह के इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर यानी किसी भी हार्डवेयर डिवाइस से इंटरप्ट जनरेट होगा तो उसे हम बोलेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट। वो कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड माउस से आता है तो वो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट होगा। अगर मदरबोर्ड से आता है या प्रोसेसर से आता है तो वो कहलाएगा आपका इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आईओ एंड इंटरप्ट। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर इन मेमोरी मस्ट कम फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस और डेटा है जो कि मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में आएंगे या मेमोरी के अंदर आएंगे ना। एंड द कंप्यूटेशनल रिजल्ट मस्ट बी ट्रांसमिटेड टू यूजर यूजिंग आउटपुट डिवाइस। तो आपका जो दो चीज है ना, आप कभी प्रोसेसिंग कर रहे हो तो प्रोसेसिंग के लिए आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी इनपुट डिवाइस से आपके सिस्टम में आता है, और जब रिजल्ट जनरेट होगा तो रिजल्ट आपका जो है वो किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू सिस्टम से बाहर जाता है। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर। तो ये बिल्कुल कॉमन बात है कि आपका कोई भी इनपुट डिवाइस है वो डेटा को इनपुट में लेगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी या कंप्यूटेशन होगा।
कंप्यूटेशनल के बाद रिजल्ट जो जनरेट होगा वो आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट पब्लिक आउटपुट इंटरप्ट वी हैव डिटेल ऑफ आईओ कॉन्फ़िगरेशन इन नेक्स्ट स्लाइड। तो किस तरह से इनपुट और आउटपुट इंटरप्ट होते हैं और किस तरह से इनपुट आउटपुट की प्रोसेसिंग होती है वो हम अगली स्लाइड के अंदर समझेंगे। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक कीबोर्ड है और एक प्रिंटर है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो कनेक्टेड है वो ट्रांसमीटर इंटरफेस से कनेक्टेड है और ट्रांसमीटर इंटरफेस एक INTR यानी इनपुट रजिस्टर से कनेक्टेड है। इनपुट रजिस्टर कंप्यूटर के रजिस्टर से कनेक्टेड है। इसको हमने बोला एक्यूमुलेटर, जहाँ पे एक्चुअल में डेटा की प्रोसेसिंग होगी। तो इसको अपन समझते हैं इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को। The terminal send and receive serial information in format of 8 bit। तो जो टर्मिनल है आपके सेंड या रिसीवर, जिसको यहाँ पे दे रखा है रिसीवर इंटरफेस या ट्रांसमीटर इंटरफेस, ये 8 बिट के अल्फान्यूमेरिक कोड के अंदर डेटा को ट्रांसफर करते हैं। दिस सीरियल इंफॉर्मेशन शिफ्टेड टू इनपुट रजिस्टर। सीरियल का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। मतलब जैसे 8 बिट है तो पहले नंबर पे पहला बिट होगा, उसके बाद दूसरा बिट होगा, फिर तीसरा बिट होगा। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलेंगे सीरियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इनपुट रजिस्टर INTR में चली जाएगी कीबोर्ड के माध्यम से। सिमिलरली सीरियल इंफॉर्मेशन फॉर प्रिंटर इज स्टोर्ड इनटू द आउटपुट रजिस्टर आउटर। जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंटर को भेजनी है कंप्यूटर सिस्टम से वो आउटर के अंदर स्टोर रहेगी और ये भी सीरियल इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि बीट्स जो है वो कम्युनिकेट करेगी आपकी 1 बाय 1। पहले नंबर की बीट, फिर दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की। तो ऐसे लेके 1 से लेके 8 तक बीट एक के बाद एक ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को अपन बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर दो रजिस्टर जो है आपका INTR और आउटर दोनों कनेक्टेड हैं AC यानी एक्यूमुलेटर से। जो एक्यूमुलेटर के साथ इनका कम्युनिकेशन हो रहा है वो हो रहा है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि आपकी 8 की 8 बिट एक साथ एक्यूमुलेटर में जाती है, वहां पे प्रोसेसिंग होती है, वापस वो 8 बिट का जो प्रोसेस रिजल्ट है वो एक साथ जाएगा आउटर के अंदर। एक एक करके बिट ट्रांसमिट नहीं होगी, 8 बिट आपकी एक साथ पैरेलल 8 वायर के थ्रू, अलग अलग वायर के थ्रू एक्यूमुलेटर में जाएगा और एक्यूमुलेटर से वापस 8 बिट जो है आउटर यानी आउटपुट रजिस्टर के अंदर जाएगा। तो दो तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर, इसको समझना है आपको। एक होता है आपका ट्रांसमीटर इंटरफेस जो कि INTR और ट्रांसमीटर इंटरफेस के बीच में हो रहा है, वो सीरियल कम्युनिकेशन है। INTR और AC के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हो रहा है पैरेलल कम्युनिकेशन। दोनों में डिफरेंस पता है सीरियल और पैरेलल में? किसी को दिक्कत? सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सीरियल का मतलब बिट बाय बिट, 1 बाय 1 एक एक बिट ट्रांसमिट होता है। पैरेलल का मतलब सारी बिट एक साथ ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। The input register INTR consists of 8 bit and hold alphanumeric input information। तो जितनी भी इनपुट इंफॉर्मेशन है वो इनपुट रजिस्टर के अंदर 8 बिट की फॉर्म में होल्ड रहेगी या स्टोर रहेगी। The 1 bit input flag FGI is a control flip-flop. This flag is set to 1 when new information is available in input device and set to 0 when all information accepted by the कंप्यूटर। तो एक्यूमुलेटर क्या है? कंप्यूटर का रजिस्टर है ना। तो कंप्यूटर में जब आपको कोई डेटा सेंड करना है या इनपुट में देना है उस समय FGI की वैल्यू 1 हो जाएगी और जब सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगी या अंदर चली जाएगी उस समय FGI की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये क्या है? कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप है जो इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। सिमिलरली FGO जो है यानी फ्लैग बिट आउटपुट जो है वो भी 1 बिट वैल्यू है। जब आपको कुछ डेटा आउटपुट में भेजना है तो उस समय इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। सो द फ्लैग बिट रिक्वायर्ड टू सिंक्रोनाइज बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर सिस्टम। जब भी आपको डेटा इनपुट में भेजना है तो फ्लैग बिट की वैल्यू यानी FGI की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी, तभी कंप्यूटर में डेटा इनपुट में जाएगा। जब डेटा इनपुट में चला जाएगा तो FGI की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। इतना समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir.
Next, the output register outer works similarly, but direction of flow is reversed. That means computer system to output device. मतलब जब भी आपको किसी कंप्यूटर सिस्टम से डेटा आउटपुट में भेजना होगा तो जो फ्लो का मतलब डायरेक्शन है डेटा का वो रिवर्स हो जाएगा. आउटपुट में जाएगा तो डेफिनेटली रिवर्स होना है. The 1 bit output flag is set to 1. तो आपका आउटपुट फ्लैग जो है 1 बिट वो 1 पे सेट होगा एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्यूमुलेटर इज ट्रांसफर इन पैरेलल टू आउटर. तो पैरेलल यानी एक साथ 8 की 8 बिट जो है आउटपुट रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी. आफ्टर दिस ट्रांसमिशन FGO सेट टू 0. मतलब जब ट्रांसमिशन यानी आउटपुट में डेटा चला जाता है उस समय FGO की वैल्यू वापस 0 पे हो जाएगी. द आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट द कोडेड इंफॉर्मेशन, प्रिंट द डेटा एंड कंप्लीट द आउटपुट प्रोसेसिंग. तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्या कर रहा है, आपका जो भी कोडेड डेटा है उसको एक्सेप्ट करेगा और इंफॉर्मेशन प्रिंटर में चली जाएगी और वह इंफॉर्मेशन आपकी प्रिंट हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको दो चीज समझने की है कि प्रिंटर और जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, कीबोर्ड और प्रिंटर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है और बाकी एक्यूमुलेटर के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो पैरेलल कम्युनिकेशन हो रहा है. इस बात का आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है इंटरप्ट से रिलेटेड ये प्रोग्राम आईओ क्या होता है. इन प्रोग्राम आईओ मोड, when an input instruction is encountered in a program, the CPU check the input output flag, comma, it keeps on checking the flag till the flag is set to 1. तो जब भी कोई आपका इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में आता है तो सबसे पहले CPU चेक करता है आपका FGO या FGI. उसके आधार पर कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कब वैल्यू उसको इनपुट में लेनी है या नहीं लेनी. जब वैल्यू 1 पे सेट होगी यानी FGI की वैल्यू 1 पे सेट होगी तभी डेटा इनपुट में आएगा और FGO की वैल्यू 1 पे सेट होगी तभी डेटा आपका आउटपुट में जाएगा. When flag is set to 1, the CPU transfer data from IO device to memory. तो जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे और आपके फ्लैग की वैल्यू 1 पे सेट होगी तब आपका डेटा ट्रांसफर आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में कंप्लीट होगा. ठीक है. When the CPU concentrate on some program, तो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, ये टॉपिक बता रहा हूं मैं. When the CPU concentrate on some program and same time use an interrupt signal to inform the CPU that input output flag is set to 1. मतलब CPU किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे काम कर रहा है या कंसंट्रेट कर रहा है, उसी समय CPU को इनपुट आउटपुट फ्लैग वैल्यू 1 पे सेट करना है, which create an interrupt in CPU processing. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके ऊपर CPU वर्क कर रहा है और उस समय एक इनपुट आउटपुट फ्लैग की वैल्यू 1 मिलती है. तो उस समय आपके CPU की जो प्रोसेसिंग है उसमें क्या आएगा, एक इंटरप्ट आएगा. यानी कोई इंटरप्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आपने एक प्रोग्राम रन कराया, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए किसी वैल्यू को इनपुट में देना है ना, और वैल्यू जब तक इनपुट में नहीं आएगी तब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होगा. तो उस प्रोग्राम के रन करने में क्या आ रहा है, एक तरह से इंटरप्शन आ रहा हो. इंटरप्ट के लिए CPU को किसी न किसी इनपुट फ्लैग FGI की वैल्यू को 1 पे सेट करना पड़ेगा. An interrupt signal sent by IO interface to CPU. इंटरप्ट सिग्नल जो है IO इंटरफेस के माध्यम से CPU तक आते हैं. When IO ready to send information to memory और रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी. तो जब भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को डेटा सेंड करना होगा या रिसीव करना होगा CPU से या मेमोरी से, उस समय इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट सिग्नल CPU के पास भेजेगा. अदरवाइज CPU अपना रेगुलर वर्क करता रहेगा. तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक होता है इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट, यूनिट नंबर 3 का. अब हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. तो यूनिट नंबर 4 विजिबल है सबको, सेंट्रल प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन. यस सर. तो इसके सारे टॉपिक आपके सामने हैं. प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन, ALU सिंपल एंड फ्लोटिंग पॉइंट. तो इसका मैंने एक PPT विथ वॉइस आपको पहले ही शेयर किया था.
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन क्या होता है वो आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप देख लेना, मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर रखा है जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन अच्छे से समझा रखा है। कोई दिक्कत आती है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मोड्स, एड्रेसिंग स्कीम, डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल। तो वन बाय वन इनको हम समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अपना प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उससे पहले हम इस टॉपिक यूनिट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सीपीयू इज मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट। तो आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर 3 मेजर पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में, एक एएलयू होता है जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों से मिलकर आपका सीपीयू बनता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक रजिस्टर सेट होता है, मतलब मल्टीपल रजिस्टर का ग्रुप, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर सेट। तो the registered set store the intermediate data used during the execution of instruction। तो आपके बहुत सारे इंटरमीडिएट डेटा होंगे जब भी आप किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, उस समय जो बीच बीच में अलग वैल्यूज आती है या रिजल्ट आते हैं उसको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइनल वैल्यू या फाइनल रिजल्ट नहीं है ना। लेकिन बीच में जितने भी रिजल्ट जनरेट होते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट कहलाते हैं, उसको आपको कहीं ना कहीं होल्ड करना पड़ेगा या स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको होल्ड करने के रजिस्टर्ड सेट का यूज किया जाता है। द एलयू परफॉर्म द रिक्वायर्ड माइक्रो ऑपरेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो एलयू के अंदर होते हैं। द कंट्रोल यूनिट सुपरवाइज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्ट द एलयू एज विच ऑपरेशन टू परफॉर्म। तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है रजिस्टर सेट और एएलयू के बीच में, वो कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, और साथ ही साथ एएलयू को यह इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। समझ में आई इतनी बात? तो अब अपन आते हैं प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसे हम बोलते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो वी हैव मेनी इंटरमीडिएट वैल्यूज लाइक पॉइंटर, काउंटर, रिटर्न एड्रेस, टेम्परेरी रिजल्ट एंड पार्सल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यूज। आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़ते हो, रिटर्न कराते हो एड्रेस को, काउंटर में वैल्यू काउंट कराते हो, आई की वैल्यू बार बार चेंज होती है या अलग अलग वेरिएबल है जिसका फाइनल रिजल्ट में कोई योगदान नहीं है, लेकिन आपके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वो वेरिएबल काम में आ रहे हैं। तो इस तरह की वैल्यू को हम बोलते हैं intermediate values. For all these values, we need memory location, but accessing memory for intermediate values is time consuming process। तो जब भी आप intermediate value के लिए मेमोरी को यूज में लेना चाहोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। So it is more convenient and efficient to store these intermediate values in processor register। तो सबसे बेहतर यह रहेगा कि आपकी जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं वो प्रोसेसर रजिस्टर के अंदर स्टोर रहे। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर इंक्लूड इन सीपीयू, इट इज मोर एफिशिएंट टू कनेक्ट देम थ्रू द कॉमन बस। तो जितने भी बहुत सारे नंबर ऑफ रजिस्टर्स आप एक सीपीयू के अंदर जोड़ते हो या कनेक्ट करते हो, उन सबको हम एक कॉमन बस सिस्टम से जोड़ देते हैं ताकि सबसे कम्युनिकेशन करना आसान रहे। यूजिंग बस सिस्टम the register can communicate with each other for data transfer and micro operation। तो सारे रजिस्टर जो हैं एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेशन कर पाएंगे बस सिस्टम को यूज में लेते हुए। सो हियर वी हैव स्टडी अबाउट प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम है जिसको जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है या प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ है वो प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रजिस्टर है R1, R2, R3, R4, I5, R5, R7 और R6। तो टोटल 7 रजिस्टर हैं जो एक साथ कनेक्टेड हैं बस के थ्रू। दो अलग अलग मल्टीप्लेक्सर्स हैं, मल्टीप्लेक्सर ए और मल्टीप्लेक्सर बी, जिसके लिए ए बस और बी बस दोनों डायग्राम के अंदर बताई गई है।
तो इन गिवन बस ऑर्गेनाइजेशन the two output of each register is connected to multiplexer MUX यानी multiplexer to create bus A and B। तो हर एक रजिस्टर का जो आउटपुट है R1 से लेके R7 आउटपुट जो है वो दोनों ही मल्टीप्लेक्सर से जुड़ा हुआ है। The selection line in each multiplexer select one register or the input data for the particular bus। तो सिलेक्शन लाइन आप देख रहे हो SEL A, SEL B, सेल A और सेल B, ये डिसाइड करेगी कि कौन सा रजिस्टर एक टाइम में डेटा इनपुट सेंड कर पाएगा। जैसे आपके पास 7 रजिस्टर है तो 7 के 7 रजिस्टर एक साथ डेटा मल्टीप्लेक्सर में सेंड नहीं करेंगे, एक टाइम में एक ही रजिस्टर डेटा सेंड करेगा। तो सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगी कि कौन सा रजिस्टर मल्टीप्लेक्सर में डेटा सेंड करेगा और बाकी कौन कौन से सारे ऑफ रहेंगे। The A and B buses send the input to the common ALU। तो A और B जो बस है उसके द्वारा कॉमन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर डेटा इनपुट में जाएगा और जहां पर एक्चुअल डेटा की प्रोसेसिंग होगी। The result of micro operation is available into the output data and also goes into the input of all register। तो जितना भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका आउटपुट में जाएगा और आउटपुट के अलावा जो वापस रजिस्टर के अंदर इनपुट में भी जा सकता है। तो दो अलग अलग बात करी गई है। आप आउटपुट की लाइन देखेंगे यहाँ पर, सपोज आप आउटपुट की लाइन देखेंगे तो आउटपुट की लाइन आपकी एक तो आउटपुट में जा रही है और एक आउटपुट की लाइन आपकी वापस रजिस्टर में जा रही है। तो वापस रजिस्टर में जो जा रही है वो क्या करेगी, रिकैलकुलेशन का काम करेगी। मतलब आपने जो रिजल्ट जनरेट किया है वो एक तरह से इंटरमीडिएट रिजल्ट है, उन पे वापस कैलकुलेशन करनी है और अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है तो वो डायरेक्ट आउटपुट में चला जाएगा, यानी डाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्लाइड में क्या दे रखा है। The register that receive the input in the information from the output bus is selected by decoder using cell D, input of decoder। तो ये जो आउटपुट की इंफॉर्मेशन है जो रजिस्टर में वापस आ रही घूम के ना, तो कौन से रजिस्टर में इंफॉर्मेशन जाएगी ये डिसाइड किया जाएगा सेल डी की वैल्यू से। सेल डी क्या करेगा, 3 वैल्यू इनपुट में देगा और एक रजिस्टर सेलेक्ट करेगा R1 में से, R1 से लेके R7 तक कौन से रजिस्टर में वैल्यू आपको इनपुट में देनी है। द डिकोडर एक्टिवेट वन ऑफ द रजिस्टर लोड इनपुट मींस प्रोवाइड पाथ बिटवीन आउटपुट बस एंड द इनपुट ऑफ द सेलेक्टेड डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो जो आउटपुट आ रहा है आपका ALU से, उसमें से किसी एक रजिस्टर में डेटा आपका ट्रांसफर होगा, तो डिकोडर इन दोनों के बीच में एक पाथ प्रोवाइड करेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, टू परफॉर्म ऑपरेशन R1 इक्वल टू R2 प्लस R3, मतलब R2 और R3 की वैल्यू आपको स्टोर करानी है R1 के अंदर। द कंट्रोल प्रोवाइड बाइनरी सिलेक्शन वेरिएबल टू द फॉलोइंग सिलेक्शन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले क्या करा अपन ने, मल्टीप्लेक्सर ए सेलेक्टर सेल ए लिया टू प्लेस द कंटेंट ऑफ R2 इनटू बस ए। तो मल्टीप्लेक्सर ए जो है जहां पे ए बस जुड़ी हुई है आपकी, वो R2 का डेटा बस ए में डालेगा। मल्टीप्लेक्सर बी जो है वो R3 का डेटा बस बी में डालेगा। ALU क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ए और बी, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ALU। डिकोडर सेलेक्ट करेगा कि जो रिजल्ट आया है वो वापस R1 रजिस्टर में जाना चाहिए, आउटपुट में बाहर नहीं भेजेंगे हम, कंप्यूटर सिस्टम से बाहर नहीं भेजेंगे, रिजल्ट जो है वापस आपका R1 रजिस्टर के अंदर जाना चाहिए। तो वो डिसाइड करेगा आपका डिकोडर। समझ में आ रहा है इतना? किसी को प्रॉब्लम? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। अब देखो यहाँ पे टेबल से आपको समझ में आएगा कि कब वैल्यू R1 सेलेक्ट होगी, कब R2 सेलेक्ट होगी। जैसे अभी अपन ने देखा R2 और R3 दोनों का एडिशन करना है, तो सेल ए के अंदर आएगा R2 और जैसे ही सेल ए के अंदर आपको R2 लेके आना है उस समय आपको, आप देखो यहाँ पर जैसे R2 में को सेल ए में लेके आना है, तो R2 का जो कॉम्बिनेशन है R2 ये रहा आपको, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है 010। तो 010 उस समय सेल ए के अंदर इनपुट में वैल्यू आएगी 0, 1 और 0, तीनों इनपुट में आएगी।
उस समय ऑटोमेटिकली जो ए बस है वो R2 की वैल्यू इनपुट में लेगा। इसी तरह बी बस की जब बात करता हूं तो बी बस के अंदर जो सेल बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 0 1 1। तो 0 सबसे टॉप में, फिर 1 और फिर 1। तो जब सेल बी के अंदर ये वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, R3 सेलेक्ट करेगा, ये दोनों वैल्यू इनपुट में जाएगी और फिर आपको आउटपुट कहाँ स्टोर करना है, आउटपुट स्टोर करना है R1 के अंदर। तो R1 के अंदर आउटपुट स्टोर करना है तो सेल डी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 0 1। उस केस में जो आउटपुट रिजल्ट आपका यहाँ से निकल के आ रहा है वो सीधा सीधा चला जाएगा R1 रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू सेल ए, सेल बी और सेल डी की वैल्यू के आधार पर डिसाइड होगा कि कौन से रजिस्टर से डेटा इनपुट में आना है और कौन से रजिस्टर से डेटा वापस आउटपुट में जाना है। क्लियर है, इस टेबल के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो यहाँ पे वापस एक टेबल दे रखी है, ये पहले वाली टेबल है। इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन बता रखे हैं जो एएलयू के अंदर परफॉर्म होंगे, और ऑपरेशन के अंदर क्या ओपीआर कोड यानी ऑपरेशन कोड आएगा उसका एग्जांपल दे रखा है। तो ये आप खाली देख सकते हैं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले वाली टेबल है कि कब कौन से फील्ड से आप एनकोडिंग कर रहे हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है control word, there are 14 binary selection in the unit and their combined values specify the control word। यहाँ पे आप टोटल 14 बाइनरी वैल्यू को सेलेक्ट करते हो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले सेल ए होता है, सेल बी होता है और सेल डी होता है। इन तीनों के अंदर 3-3 बिट डेटा होता है और एक ऑपरेशन है वो 5 बिट का डेटा। जैसे अभी अपन ए और बी को ऐड करते हैं तो सेलेक्ट इनपुट रजिस्टर बस ए फॉर ALU, सेलेक्ट इनपुट रजिस्टर बस फॉर बी फॉर ALU, सेलेक्ट डेस्टिनेशन रजिस्टर यूजिंग डिकोडर, और ऑपरेशन जो है वो बताएगा आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो। द 14-bit कंट्रोल वर्ड्स अप्लाइड टू द सिलेक्शन इनपुट टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑपरेशन। तो जब आप ये सारी वैल्यू डिसाइड कर लेते हो, सेल ए, सेल बी, सेल डी और ओपीआर, तो ये कंबाइन होकर आपका 14-बिट बाइनरी वैल्यू बनता है। उन 14-बिट बाइनरी वैल्यू से हम पता लगाते हैं हमें क्या माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये 14-बिट की वैल्यू कंट्रोल वर्ड कहलाती है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कंट्रोल वर्ड क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 14-बिट वैल्यूज हैं वो आपका कंट्रोल वर्ड कहलाती है। आप जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि अलग अलग माइक्रो ऑपरेशन दे रखे हैं तो उनका कंट्रोल वर्ड क्या बन रहा है, यानी सेल ए की वैल्यू, सेल बी की वैल्यू, सेल 3 की वैल्यू, और जो आप माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो उसका कोड। जैसे यहाँ पे दे रखा है आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो एग्जांपल के अंदर R2 माइनस R3, तो R2 सेलेक्ट करा कंट्रोल वर्ड के अंदर सेल ए में, R3 सेलेक्ट करा सेल बी में, और आउटपुट जो है आपको R1 में रखना है तो R1 की वैल्यू सेलेक्ट करी सेल डी के अंदर, और जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कोड है वो यहाँ पे आपने लिखा है। तो इन सबको मिला के जो आपकी वैल्यू बनेगी वो कहलाएगी आपकी कंट्रोल वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर बस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो है फिनिश होता है, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आज की क्लास अपन यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, नोट्स भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, यूनिट 3 के भी और 4 के भी। तो इसको देखना, आराम से पढ़ना, दिक्कत आए तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।